हेलो बच्चों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी नई सोच और नई अप्रोच इन फोकस में आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक पर, जो टॉपिक है हमारा भारत में एथेनॉल क्रांति, ऊर्जा और कृषि। एथेनॉल क्या है, आज हम ये जानेंगे एथेनॉल क्या है और आखिर ऐसी क्या वजहें रही हैं जिनसे भारत जैसा देश, जो कि विश्व में मक्का का सबसे बड़ा निर्यातक देश था, आज वो खुद एक सबसे बड़ा आयातक देश बनता जा रहा है, जिससे मक्के की पूरे विश्व में जो श्रृंखला थी वो हिल चुकी है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं कुछ मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि आखिरकार कैसे गन्ने के जूस से जो बाइक्स हैं और जो वाहन हैं वो चलने वाले हैं। ठीक है, आखिरकार एथेनॉल का क्या रोल है, कौन सा एथेनॉल कितने % मिलाया जाता है। ठीक है, इन सब बातों पे आज हम प्रकाश डालेंगे और शुरू करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। ठीक है, तो देखते हैं पहले जो हमारा शीर्षक है, भारत की एथेनॉल क्रांति। ठीक है, भारत में एथेनॉल क्रांति क्या है, ऊर्जा और कृषि के लिए। ठीक है, ऊर्जा और कृषि भी इसमें शामिल है। आखिरकार ऊर्जा और कृषि पर इसका किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। भारत द्वारा मक्का आधारित एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन देने के कारण देश के कई प्रमुख मक्का निर्यातक से शुद्ध आयातक बनने की ओर अग्रसर होने की चर्चा की गई है। मतलब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भारत द्वारा आधारित एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए देश जो कि एक मक्का निर्यातक देश था और अब वो शुद्ध आयातक देश बनने की ओर अग्रसर हो गया है, इसकी बात करेंगे, जिससे मक्का की घरेलू कमी और विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव के साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भी बदलाव आ रहा है। तो ये काफी एक संवेदनशील मामला है और ये आजकल न्यूज में ज्यादा है, तो इसलिए हम इस पर एक श्रृंखला लेकर के आए हैं। आप इसको ध्यान से देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ऐसी किफ़ायती नॉलेज मिलती रहे। तो देखते हैं पहले, भारत द्वारा गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रण या ब्लेंडिंग, मतलब एथेनॉल का गैसोलीन में मिलाना ब्लेंडिंग भी कहलाता है, कि महत्वाकांक्षी प्रयासों ने इसके कृषि परिदृश्य और वैश्विक व्यापार की स्थिति में अप्रत्याशित बदलाव को प्रेरित किया है। कभी एशिया का शीर्ष मक्का निर्यातक रहा भारत अब कई दशकों के बाद पहली बार शुद्ध आयातक बन गया है। ठीक है, मतलब अब हम मक्का बाहर से मंगाने लगे हैं। पहले हम मक्के को बाहरी देशों में निर्यात किया करते थे। निर्यातक का मतलब है जो बाहर के देशों में बेच रहा है या भेज रहा है। ठीक है, लेकिन आज नौबत ऐसी आ गई है कि हमें मक्का बाहर के देशों से अपने देश में मंगाना पड़ रहा है। सरकार द्वारा मक्का आधारित एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्णय इसका मुख्य कारण है। मतलब सरकार ने जो ये निर्णय लिया है कि हम मक्का से एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाएंगे, ठीक है, ये इस चीज में एक बहुत बड़ा कारण बन के सामने आया है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने और घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में चीनी आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाए गए इस नीतिगत बदलाव ने मक्का की गंभीर कमी को पैदा कर दिया है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कि मतलब जो पहले गन्ने से जो एथेनॉल निकाला जा रहा था, तो उससे क्या हो रहा था, चीनी की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो सरकार ने सोचा कि हम क्यों ना मक्का का प्रयोग करके एथेनॉल बनाएं। तो अब ऐसी स्थिति आ गई है कि मक्के की भी कमी होने लगी है और हमें बाहर के देशों से मक्का खरीदना पड़ रहा है। अब आगे देखते हैं, जिससे देश को वर्ष 2024 में रिकॉर्ड 1 मिलियन टन मक्का आयात करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। मतलब जो अभी प्रेजेंट में हमारा जो साल चल रहा है, इसमें हम बाहर से लगभग 1 लाख मिलियन जो है मक्का वो आयात करने के लिए बाध्य हो चुके हैं। 1 मिलियन टन मक्का हमने क्या किया है, आयात किया है। और कहाँ से किया है, म्यांमार और यूक्रेन से किया है। कहाँ से किया है, म्यांमार और यूक्रेन से किया है। इस बदलाव के प्रभाव कई क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं, जबकि यह कदम भारत के जलवायु लक्ष्यों का
समर्थन करता है और एथेनॉल के लिए गन्ने पर निर्भरता को कम करता है। ठीक है, इसने अनजाने में ही सही लेकिन स्थानीय पोल्ट्री उत्पादकों और स्टार्च निर्माताओं की परेशानी को बढ़ा दिया है, जो कि अब चारा या फीड लागत से जूझ रहे हैं। भारत में मक्का की कीमतें वैश्विक बेंचमार्क से कहीं ज़्यादा हो गई हैं, मतलब अधिक बढ़ गई हैं, जिससे उद्योगों संघों द्वारा न केवल शुल्क युक्त मक्का आयात की, मतलब जो हमारे संघ थे उन्होंने टैक्स के साथ मक्के को अपने अपने इंडिया में मंगवाया है। ठीक है, बल्कि आनुवांशिक रूपों से संशोधित मक्का पर लगे प्रतिबंध पर भी पुनर्विचार की मांग की है। जिस तरह भारत मक्का का स्थायी शुद्ध आयातक बनने की ओर अग्रसर है, यह बदलाव न केवल घरेलू कृषि प्राथमिकताओं को नया रूप दे रहा है बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी प्रभावित कर रहा है। ठीक है, जो विश्व मतलब पूरे विश्व में जो मक्के की श्रृंखला है वो भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि जो एक कंट्री सबसे ज़्यादा मक्का पूरे दुनिया में भेजा करती थी, आज उसे ही मक्का बाहर से लेने की नौबत आ गई है। ठीक है, इसके साथ ही पारंपरिक निर्यात बाजार अब अपनी मक्का की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दक्षिण अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर रुख कर रहे हैं। कहाँ पर रुख कर रहे हैं? अब सब लोग कहाँ देख रहे हैं कि मक्का की आपूर्ति जो है वो कहाँ से की जाए। मक्के की पूर्ति के लिए अब सारे देश लगभग कहाँ, दक्षिण अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आखिरकार एथेनॉल क्या है। क्या है एथेनॉल? ठीक है, तो एथेनॉल का परिचय अगर हम देखें तो एथेनॉल एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव्य कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, क्या होता है? C2H5OH। और चूंकि इसमें OH ग्रुप लगा हुआ है तो इससे पता चलता है ये कौन से ग्रुप से है, ये एल्कोहल ग्रुप से है। किससे है? एल्कोहल ग्रुप से है। ठीक है, जिसका यूज मदिरा बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, यह प्राथमिक रूप से अल्कोहल है। ये क्या है? प्राथमिक रूप से अल्कोहल है जो खमीर द्वारा शकरा मतलब क्या होता है? शुगर के किण्वन से प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। किससे? मतलब जब शुगर का फर्मेंटेशन किया जाता है तब क्या होता है? तब ये बनता है। ठीक है, तथा इसका औद्योगिक उत्पाद भी किया जाता है। ठीक है, अब इसको औद्योगिक रूप से भी बनाया जाता है, मतलब कंपनियों में भी इसे बनाया जाता है। एथेनॉल एक वाष्पशील रंगहीन ज्वलनशील तरल है। कैसा है? एक वाष्पशील रंगहीन और ज्वलनशील तरल है जिसमें एल्कोहल जैसी गंध आती है, मतलब जिसमें शराब जैसी गंध आती है। एथेनॉल का उत्पादन कैसे किया जाता है इस पे नजर मारते हैं। ठीक है, सबसे पहली विधि है किण्वन। ठीक है, जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हमको एथेनॉल बनाना है तो फिर किण्वन हमें कराना पड़ेगा। खमीर या ईस्ट, अनाज, फल या अन्य स्रोतों से प्राप्त शकरा मतलब शुगर को किण्वन की प्रक्रिया के माध्यम से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे पहले परिवर्तित किया जाता है। तो मतलब क्या? जैसे खमीर हुआ, ईस्ट हुआ, कोई अनाज हुआ या फल हुआ, उससे जो हमें शुगर प्राप्त होता है उसको हम क्या करते हैं? उसका किण्वन कराते हैं, और जब हम किण्वन कराते हैं तो उससे हमें एथेनॉल मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, मतलब CO2 मिल जाता है हमको। ठीक है, CO2 मिल जाता है और हमको एथेनॉल मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है इसका आसवन, मतलब डिस्टिलाइजेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन भी बोलते हैं इसको। किण्वन मिश्रण को गर्म किया जाता है और एथेनॉल वाष्प को अन्य घटकों से अलग किया जाता है। ठीक है, क्या होता है? एथेनॉल वाष्प को अन्य घटकों से अलग कर लिया जाता है। अब देखिए एक नोट पे नजर मारते हैं कि नोट क्या कह रहा है। एथेनॉल वाष्प को संघनित किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप एथेनॉल की उच्च सांद्रता प्राप्त होती है। मतलब एथेनॉल वाष्प को इकट्ठा किया जाता है, मतलब उसको संघनित का मतलब होता है ठंडा किया जाता है। ठीक है, जब उसको ठंडा किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो एथेनॉल होता है
इसकी उच्च सांद्रता मिलती है। क्या मिलती है? इसकी उच्च सांद्रता प्राप्त हो जाती है हमको। ठीक है, अब देखिए फिर इसके बाद इसका निर्जलीकरण किया जाता है। ठीक है, मतलब डिहाइड्रेशन किया जाता है। निर्जल एथेनॉल 1% से कम जल की मात्रा वाला एथेनॉल, मतलब निर्जल एथेनॉल किसे कहते हैं? एक ऐसा एथेनॉल जिसके अंदर 1% से भी कम परसेंट में क्या हो? जल हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे निर्जल एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए प्राय निर्जलीकरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें निर्जलीकरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है और इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें निर्जल एथेनॉल मिलता है। क्या मिलता है? निर्जल एथेनॉल मिलता है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रमुख एथेनॉल सम्मिश्रण, मतलब कैसे कैसे एथेनॉल मिलाया जाता है। इस तरीके से देखिए, सबसे पहले होता है एक E10। ठीक है, इसमें 10% एथेनॉल होता है और 90% क्या होता है? गैसोलीन होता है इसमें। ठीक है, एक फिर उसके बाद आता है E20, इसमें 20% एथेनॉल होता है और 80% क्या होता है? गैसोलीन होता है। फिर बात करते हैं, मतलब आप समझ गए होंगे जहां पे E10 लिखा है, तो E10 जो बन रहा है वो बन रहा है 10% इसमें एथेनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? एथेनॉल मिलेगा और प्लस 90% इसमें क्या मिल जाएगा? गैसोलीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? गैसोलीन मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। अगर वहीं E20 अगर लिखा हुआ है तो इसमें है 20% आपका एथेनॉल। ठीक है, 20% क्या होगा? एथेनॉल प्लस 80% इसमें क्या होगा? गैसोलीन होगा। क्या होगा? गैसोलीन होगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की। ठीक है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स वो होते हैं, देखो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का मतलब ये है कि ऐसे व्हीकल्स जो पेट्रोल या डीजल के अलावा भी कई और प्रकार के ईंधनों पर चल सकते हैं। ठीक है, ऐसे वाहन जो E85 सहित विभिन्न एथेनॉल गैसोलीन मिश्रणों के परिचालन के लिए डिजाइन किए गए हैं। मतलब क्या? जिनमें E85 से तो चले ही है, बल्कि इसके अलावा एथेनॉल और गैसोलीन को मिलाकर के जो भी ईंधन बनाए जा रहे हैं, तो ये उनसे भी चल सके। क्या हो सके? उनसे भी चल सके। ठीक है, आगे देखते हैं भारत के लिए एथेनॉल उत्पादन का क्या महत्व है। आखिरकार भारत के लिए एथेनॉल उत्पादन का महत्व क्या है, अब हम उस पर बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला ऊर्जा सुरक्षा और आयात में कमी। ठीक है, क्या महत्व है? ऊर्जा की सुरक्षा है और आयात कम करनी पड़ेगी। इससे हमें ऊर्जा, मतलब हमें पेट्रोल या डीजल का जो कच्चा रूप होता है वो हमें बाहर से कम खरीदना पड़ेगा अगर हमने एथेनॉल का यूज बढ़ा दिया तो। ठीक है, एथेनॉल उत्पादन के लिए भारत का प्रयास तेल आयात पर अपनी भारी निर्भरता को कम करने की दिशा में लाया गया एक रणनीतिक कदम है। ठीक है, तो ये क्या है? बाहर से जो हम तेल अभी खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसको उस पर लगाम लगाने के लिए हमें एथेनॉल पर निर्भर होना जरूरी है। ठीक है, भारत का लक्ष्य पेट्रोल के साथ साथ एथेनॉल के सम्मिश्रण के माध्यम से अपने तेल आयात बिल में कटौती करना है। ठीक है, जो वर्ष 2023 और 24 में लगभग 96.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अभी जो प्रेजेंट में वित्त वर्ष चल रहा है, इसमें 101 से लेकर के 104 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो क्या हुआ कि देखो भारत का जो लक्ष्य है वो ये है कि पेट्रोल के साथ एथेनॉल को मिलाएं और बाहर से जो हम तेल खरीद रहे हैं उसके बिल में हम क्या करें? कटौती करें। और जो 2023 और 24 में जो बिल था भारत का बाहर से पेट्रोल मंगाने का, वो लगभग 96.1 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर था। और अभी का जो 2024 से 2025 का जो वर्ष चल रहा है, वित्त वर्ष चल रहा है, इसमें ये 101 से लेकर के 104 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये काफी गंभीर बात है, काफी खर्चा हो रहा है बाहर से तेल मंगाने पर, तो इसलिए भारत अब ज्यादा से ज्यादा अपने एथेनॉल उत्पादन की पर जोर दे रहा है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 2025-26 तक 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य संभावित रूप से देश के लिए प्रतिवर्ष 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत
कर सकता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सरकार जो है का जो लक्ष्य है वो 2025 से 26 तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य है और संभावित रूप से ये प्रतिवर्ष 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत कराएगा। क्या कराएगा? 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत कराएगा। ठीक है, तो इसलिए भारत सरकार कुछ ज्यादा जोर दे रही है किस पे? अपने एथेनॉल के उत्पादन पर। अब देखिए, यह बदलाव न केवल ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करेगा बल्कि अस्थिर वैश्विक तेल कीमतों में के विरुद्ध सुरक्षा भी प्रदान करेगा। मतलब जो अलग अलग टाइप की तेल की कीमतें हैं, कोई देश कितने पैसों में दे रहा है, कोई कितने डॉलर्स में दे रहा है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा? इससे सुधार आएगा। ठीक है, जिससे भारत की आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। क्या मिलेगा? जिससे भारत की आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कृषि विविधीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। मतलब एथेनॉल के उत्पादन से आखिरकार कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या सुधार हो सकते हैं। ठीक है, उन पे एक नजर लगाते हैं। ठीक है, एथेनॉल उत्पादन भारत के कृषि क्षेत्र में विविधता लाने और ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या करता है? ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। ठीक है, गन्ने के साथ साथ मक्का आधारित एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में नीतिगत बदलाव ने किसानों के लिए एक नया बाजार तैयार किया है। ठीक है, तो पहले हम सिर्फ गन्ने के ऊपर ही डिपेंड होते थे एथेनॉल के लिए, लेकिन अब हम मक्के पर आधारित एथेनॉल को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो जिससे अब किसानों में मक्के की खेती करने के लिए भी ऑप्शन एक खुल जाएगा। ठीक है, वर्ष 2024 में 1.35 बिलियन लीटर एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए लगभग 3.5 मिलियन टन मक्का का उत्पादन किया जाएगा, जो कि वर्ष 2023 से 4 गुना अधिक है। ठीक है, तो 2024 में जो मक्का उगाया जाएगा वो लगभग जो 2024 से में था 1.35 बिलियन एथेनॉल का हमें उत्पादन करना था। ठीक है, और इसके लिए हम 3.5 मिलियन टन मक्का उगाएंगे, जो कि 2023 के मुकाबले में कितना होगा? लगभग 4 गुना होगा। कितना होगा? लगभग 4 गुने के बराबर होगा। यह विविधीकरण न केवल किसानों के लिए वैकल्पिक आय स्रोत उपलब्ध कराता है बल्कि फसल अधिशेष का प्रबंधन करने, कृषि उत्पादकों की कीमतों को स्थिर करने तथा कृषि आय में सुधार करने में भी मदद करता है। ठीक है, तो इससे किसानों को भी काफी फायदा पहुंचने वाला है। अब बात कर लेते हैं पर्यावरणीय प्रभाव और जलवायु परिवर्तन समन। ठीक है, ये क्या है? इस पे ही बात करते हैं। ठीक है, एथेनॉल सम्मिश्रण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, मतलब एथेनॉल का यूज करना हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी कम करेगा। ठीक है, इसमें एक जो मेन रोल है वो है E20 पेट्रोल का। ठीक है, E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि E20 की तुलना में E0 की तुलना में E20 के उपयोग से दो पहिया वाहनों में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 50% और चार पहिया वाहनों में लगभग 30% की गिरावट दर्ज की गई है। मतलब अगर हम E0 की तुलना में E20 का उपयोग करते हैं, E20 मतलब जिस पेट्रोल में 20% क्या मिला हो? एथेनॉल मिला हो, अगर हम उस पेट्रोल का यूज करते हैं तो फिर क्या होता है? तो फिर दो पहिया वाहनों में लगभग 50% कमी देखी गई है कार्बन मोनोऑक्साइड की और 30% कमी देखी गई है चार पहिया वाहनों में। ठीक है, तो ये काफी असरदार सिद्ध हो रहा है अभी तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रौद्योगिकी नवाचार और औद्योगिक विकास। ठीक है, एथेनॉल उत्पादन अभियान भारत में जैव ईंधन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देगा। मतलब नए प्रकार के प्रौद्योगिकी मतलब विचार बढ़ेंगे। ठीक है, कंपनियां उन्नत जैव ईंधन प्रौद्योगिकियों में निवेश कर रही हैं, जिसमें
कृषि अवशेषों से द्वितीय पीढ़ी 2G के एथेनॉल का उत्पादन करना भी शामिल है। ठीक है, तो मतलब कंपनियां क्या है, जैव ईंधन प्रौद्योगिकियों में निवेश कर रहे हैं। मतलब जैव तरीके से जो भी चीजें बनाई जा रही हैं उनमें कंपनियां क्या है, मतलब अपना योगदान दे रही हैं। ठीक है, और 2G के एथेनॉल का उत्पादन करना भी इस द्वितीय पीढ़ी में शामिल है। मतलब दूसरे पीढ़ी का एथेनॉल भी बनाने के लिए कंपनियां जागरूक हो रही हैं। ठीक है, पानीपत में 100 किलोमीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला देश का पहला 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, तो पानीपत में 100 किलोलीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला देश का पहला 2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है, जो कि मतलब प्रतिदिन कितना 100 किलोलीटर हमको क्या देगा, 100 किलोलीटर हमको एथेनॉल उत्पाद करके देगा। ठीक है, अब यह प्रयास न केवल एक औद्योगिक क्षेत्र का सृजन करता है, बल्कि जैव प्रौद्योगिकी और रासायनिक इंजीनियरों में अनुसंधान एवं विकास R&D को भी बढ़ावा देता है, जिससे भारत संवहनीय ईंधन प्रौद्योगिकियों में अग्रणी देश बन सकता है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, भारत लगभग लीडिंग कंट्री बन सकता है, जो कि ऐसा कर रहा है। ठीक है, अब भू राजनीतिक लाभ और वैश्विक स्थिति देख लेते हैं। भारत में एथेनॉल कार्यक्रम के महत्वपूर्ण भू राजनीतिक निहितार्थ। ठीक है, पहला, भारत अपना तेल आयात कम कर वैश्विक तेल राजनीति के प्रति अपनी भेदना एवं संवेदनशीलता को संभावित रूप से कम कर सकता है। ठीक है, भारत क्या कर सकता है, अपना ही तेल उत्पाद कर लेगा। ठीक है, और फिर बाहर से कम आयात करेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त विश्व के सबसे बड़े एथेनॉल उत्पादकों में से एक के रूप में भारत स्वयं को वैश्विक जैव ईंधन बाजार में एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा कि भारत लगभग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एथेनॉल उत्पादन करने वाला एक कंट्री बन जाएगा। ठीक है, और फिर जैसे कि अभी हम ईरान पे निर्भर रहते हैं, फिर बाकी के जो बड़े बड़े देश हैं वो शायद एथेनॉल के लिए हम पर भी निर्भर रहेंगे। ठीक है, इसके साथ ही एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम द्वारा वर्ष 2022 और 23 में 24,300 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्राओं का बचत की दर्ज की गई है। मतलब जो बचत थी वो दर्ज की गई है, कितनी, लगभग 24,300 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की जो बचत है वो दर्ज की गई है। यह न केवल भारत की व्यापारिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि सतत विकास में वैश्विक नेतृत्व की इसकी आकांक्षाओं के अनुरूप भी है। ठीक है, यह न केवल भारत की व्यापारिक स्थिति को बेहतर बनाता है, मतलब इससे भारत की व्यापारिक स्थिति भी क्या होगी, बेहतर बनेगी, बल्कि सतत विकास भी बेहतर होगा। क्या होगा, सतत विकास भी बेहतर होगा। अपशिष्ट प्रबंधन और चक्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, अपशिष्ट प्रबंधन और चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, इस पे भी एक नजर मारते हैं। ठीक है, एथेनॉल उत्पादन भारत की अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति और चक्रीय अर्थव्यवस्था पहलों का एक महत्वपूर्ण घटक बनता जा रहा है। ठीक है, अब एथेनॉल उत्पादन के लिए कृषि अवशेषों एवं खाद्य अपशिष्ट का उपयोग पराली जलाने की गंभीर समस्या विशेष रूप से उत्तरी भारत में जो देखी जाती है, जैसे दिल्ली में पराली मतलब हरियाणा में पराली जलती है या पंजाब में जलती है, लेकिन गंभीर रूप से इसके चपेट में कौन आते हैं, दिल्ली वाले आते हैं, NCR का पूरा एरिया आ जाता है। ठीक है, इसका भी समाधान प्रदान करता है। ठीक है, एथेनॉल उत्पादन इसका भी एक मतलब समाधान क्या कर रहा है, वो भी प्रदान कर रहा है। सरकार की गोवर्धन योजना, ठीक है, जिसका उद्देश्य जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को बायोगैस एवं एथेनॉल में परिवर्तित करना है। ठीक है, इसी दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। ठीक है, मतलब एथेनॉल को उत्पादित करने के लिए सरकार ने एक गोवर्धन योजना भी जारी की हुई है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को बायोगैस एवं एथेनॉल में परिवर्तित करना। ठीक है, तो आगे देखते हैं एथेनॉल उत्पादन से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं। आखिरकार
क्या मुद्दा चल रहा है, क्यों ये इतना शोर हो रहा है कि एथेनॉल उत्पादन, एथेनॉल उत्पादन। ठीक है, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मक्का की पहेली सुलझा लेते हैं पहले तो। क्या है मक्का की पहेली? भारत द्वारा मक्का आधारित एथेनॉल उत्पादन की ओर कदम बढ़ाने से मक्का व्यापार की गतिशीलता में नाटकीय परिवर्तन आया है। ठीक है, क्या आया है? मतलब जो मक्का पहले हमारे यहाँ पे भरा रखा रहता था, ठीक है, आज उसकी कमी हमें महसूस होने लगी है। ठीक है, कभी एशिया का शीर्ष मक्का निर्यातक रहा भारत, अब वर्ष 2024 में रिकॉर्ड 1 मिलियन टन मक्का आयात के लिए तैयार है। ठीक है, अब हम मतलब क्या 1 मिलियन मक्के का जो क्या है आयात करने वाले हैं। ठीक है, इसके व्युत्क्रमण के कारण घरेलू मक्का की कीमतें वैश्विक बेंचमार्क से ऊपर पहुंच गई हैं। मतलब मक्का काफी महंगा हो गया है, जिससे पोल्ट्री और स्टार्च उपयोग पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। ठीक है, मतलब स्टार्च उद्योग जो है वो, और पोल्ट्री फार्म जहाँ पे मक्का मतलब मक्का मुर्गों को या और जानवरों को खिलाया जाता है। ठीक है, अब इन पर क्या हो रहा है, इन पर इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए वर्ष 2024 में भारत मक्का का निर्यात अपने सामान्य 2 से 4 मिलियन टन के स्तर से घटकर, ठीक है, 4,50,000 टन रह जाने की उम्मीद है। ठीक है, कितना रह जाने की उम्मीद है? लगभग 4,50,000 टन मतलब रहने की उम्मीद है। मतलब इतना इसका निर्यात घट चुका है। ठीक है, घट करके इतना आ गया है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, यह बदलाव न केवल घरेलू उद्योगों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ स्थापित व्यापार संबंधों को भी बाधित कर रहा है, जहां उन्हें वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता की तलाश के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। मतलब अब पहले भारत इनकी आपूर्ति कर देता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, क्या अब भारत को खुद ही आपूर्ति की जरूरत है। भारत खुद ही बाहर के देशों से मक्का मंगा रहा है। ठीक है, जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा कि हम 1 मिलियन टन मक्का मंगाने वाले हैं। ठीक है, तो अब इन देशों को क्या है, भारत के अलावा अब कोई दूसरा देश देखना पड़ेगा जो इन्हें मक्के का निर्यात करके दे। ठीक है, अब देखिए खाद्य बनाम ईंधन की बहस, ये क्या है इसमें देखते हैं। मक्का और गन्ना जैसी खाद्य फसलों को एथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाने से खाद्य बनाम ईंधन, फूड वर्सेस फ्यूल की बहस फिर से शुरू हो गई है। क्या हो गई है? फूड वर्सेस फ्यूल की एक बहस जो है वो फिर से शुरू हो गई है। अब चूंकि एथेनॉल डिस्टिलरीज एवं संयंत्र भी मक्का की आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, मक्का के पारंपरिक उद्योगकर्ताओं के लिए इसकी उपलब्धता 4 मिलियन टन तक कम हो सकती है। ठीक है, कितनी कम हो सकती है? लगभग 5 मिलियन टन तक क्या हो सकती है? कम हो सकती है। अब इसके बाद यह प्रतिस्पर्धा खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ा रही है और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है। क्या कर रही है? खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है। उदाहरण के लिए ब्रॉयलर मुर्गियों की फार्म गेट कीमत लगभग 75 रुपए तक बढ़ गई है, जबकि उत्पादन लागत घटकर 90 रुपए तक पहुंच गई है। ठीक है, जिससे पोल्ट्री किसानों को घाटे का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब अब क्या हुआ, जो मुर्गे को जो वो लोग मक्का खिलाते थे ना, अब वो मक्का महंगा हो गया है। ठीक है, तो इस वजह से अब उनको ज्यादा रेट में खरीदना पड़ रहा है। यह परिदृश्य आज की कुपोषण से जूझते देश में खाद्य की जगह ईंधन को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर गंभीर प्रश्न उठाता है। ठीक है, मतलब क्या, जिस देश में लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा है, वहां पर खाने की चीज से ईंधन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे पर सभी प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर सरकार खाने की जगह ईंधन को इतना तवज्जो क्यों दे रही है। ठीक है, जल संकट, एथेनॉल उत्पादन विशेष रूप से गन्ने जैसी अधिक जल गहन फसलों से भारत में जल संकट को बढ़ावा दे रहा है। मतलब गन्ना जो होता है उसको, उस फसल को बहुत सारा पानी चाहिए रहता है। ठीक है, अगर ज्यादा मात्रा में गन्ने उगाए जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारे देश में एक समय ऐसा आएगा जब जल संकट अपनी चरम सीमा पर होगा। ठीक है, तो भारत की कृषि भूमि के केवल 3% भाग को दायरे में लाने वाली गन्ना की खेती कुछ राज्यों में सिंचाई
जल के लगभग 70% भाग का उपयोग करती है। तो देखिए कितने भारी मात्रा में गन्ने की फसल जल का उपयोग कर रही है। मतलब कुल सिंचाई के लिए कुल जितना जल मिला है उसका 70% भाग जो है वो सिर्फ गन्ने की खेती की सिंचाई के लिए चला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एथेनॉल उत्पादन में वृद्धि पर बल से पहले ही जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में जल संसाधनों पर और अधिक दबाव बढ़ सकता है। ठीक है, मतलब अब जिन क्षेत्रों में पहले से ही जल संकट चल रहा है, ठीक है, वहां पे गन्ने की अगर खेती होगी तो वहां पर और एक्स्ट्रा वहां पे जल संकट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस पर अभी थोड़ा सा विचार सरकार को करना चाहिए कि किस तरीके से हम इन समस्याओं को टैकल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र को हाल के वर्षों में गंभीर सूखे का सामना करना पड़ा है, जहां 2018 में 20,000 से अधिक गांवों को पानी के टैंकरों की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है, एथेनॉल के लिए गन्ने की खेती का निरंतर विस्तार इस स्थिति को और गंभीर कर सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर गन्ने का ज़्यादा उपयोग किया जाएगा, ज़्यादा उत्पादन किया जाएगा, तो जल संकट की स्थिति होना एकदम सुनिश्चित है। ठीक है, अभी 2018 में क्या हुआ था कि 20,000 से अधिक गांवों को पानी के टैंकरों की आवश्यकता पड़ी थी महाराष्ट्र में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सूखा वहाँ पे पड़ा। ठीक है, अब अगर ऐसे स्थिति में अगर एथेनॉल की को उत्पादित करने के लिए गन्ने की निरंतर खेती होती रहेगी तो फिर जल संकट होना लगभग निश्चित है। हरित ईंधन होने पर संदेह। ठीक है, यद्यपि इथेनॉल को स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन इसकी उत्पादन प्रक्रिया पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी उत्पन्न करती हैं। जैसे गन्ना मक्का की खेती में उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा क्षरण एवं जल प्रदूषण होता है। ठीक है, अब चूंकि गन्ने में एक लाल गन्ने का एक रोग हो जाता है, ठीक है, जिससे गन्ना लाल पड़ जाता है, उसको रोकने के लिए कीटनाशक डालना होता है। ठीक है, उसी प्रकार से मक्के की खेती में भी क्या होता है, कीटनाशकों का भरपूर यूज होता है, जिससे मृदा के क्षरण का संकट जो है वो निरंतर बना रहेगा और जल प्रदूषण जो है वो भी इससे फैलने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा फसलों को एथेनॉल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ऊर्जा गहन है। मतलब इसमें ऊर्जा का बहुत ज्यादा उपयोग होगा, जिससे संभावित रूप से उन उत्सर्जन लाभों में कमी आ सकती है जिसकी उम्मीद की गई है। ठीक है, तो मतलब बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी, जिन लाभों को हम मतलब एथेनॉल को उत्पादित करके कमाना चाहते हैं, फिर घूम फिर के हमें दूसरी जगह पर उतना ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज करिए अगर जल संकट हो जाता है तो फिर पानी को हमें इधर से उधर ले जाने में, ठीक है, बहुत खर्चा करना पड़ेगा। जिस राज्य में पानी का संकट हो रहा है, ठीक है, तो उधर पे हमें पानी पहुंचाने में काफ़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बात वहीं घूम फिर करके आ जाएगी, जो अभी पेट्रोल पे पड़ रही है और फिर बाद में वो एथेनॉल से हो जाएगी। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर द एनर्जी इकोनॉमिक्स एवं फाइनेंशियल एनालिसिस IEEFA के एक अध्ययन से पता चलता है कि भूमि उपयोग परिवर्तन और उत्पादन उत्सर्जन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मक्का एथेनॉल का जीवन चक्र उत्सर्जन गैसोलीन की तुलना में 24% अधिक हो सकता है। ठीक है, मतलब IEEFA ने बताया है कि भूमि उपयोग परिवर्तन और उत्पादन उत्सर्जन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मक्का एथेनॉल का जीवन उत्सर्जन गैसोलीन की तुलना में 24% अधिक हो सकता है। ठीक है, आर्थिक प्रभाव एथेनॉल के उपयोग में वृद्धि से विभिन्न उद्योगों को महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग जो उद्योग हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। जैसे पोल्ट्री क्षेत्र में चारे या फीड के लिए मुख्यतः मक्का पर निर्भर होते हैं ये। ठीक है, और भारी लागतों के कारण संकट इन पे गहरा रहा है कि मतलब अब मक्का ही अब काफ़ी महंगा खरीद रहे हैं, तो फिर मुर्गियाँ कैसे पालेंगे। ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन ने परिदृश्य के सुधार के लिए 50 लाख टन शुल्क मुक्त मक्का के आयात की मांग की है। ठीक है, तो जो यहाँ पे इंडियन पोल्ट्री एसोसिएशन है, इसने लगभग 50 लाख टन शुल्क मुक्त मक्के के आयात की मांग की है। इसी प्रकार मक्का
के एक अन्य प्रमुख उपभोक्ता के रूप में स्टार्च उद्योग आपूर्ति की कमी और मूल्य वृद्धि की समस्या से जूझ रहा है। ठीक है, जो मक्का के एक अन्य प्रमुख उपभोक्ता के रूप में स्टार्च उद्योग जो होता है ना, ठीक है, जो स्टार्च का उत्सर्जन करता था, वो भी क्या कर रहा है, वो भी अब इन सब चीजों से, इन समस्याओं से जूझ रहा है। इस आर्थिक पुनर्संरचना के कारण रोजगार हानि और संभावित खाद्य मुद्रास्फीति की स्थिति बन रही है। किसकी? मुद्रास्फीति की स्थिति बन रही है, जिससे व्यापक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। जिससे क्या हो रहा है? व्यापक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। अगर पॉलिसी पैचवर्क देखें, ठीक है, एथेनॉल उत्पादन के लिए तीव्र प्रयास के कारण नीतियों में पैचवर्क की स्थिति बन गई है, जो कभी कभी अन्य कृषि और पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ टकराव पैदा करती है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि एथेनॉल उत्पादन के लिए तीव्र प्रयास के कारण, मतलब जो ज़्यादा जल्दी जल्दी किया जा रहा है, इसके लिए पैचवर्क की स्थिति जो है वो बन गई है, जो कभी कभी अन्य कृषि एवं पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ साथ टकराव पैदा करती है। मतलब जो पर्यावरणीय लक्ष्य हमें प्राप्त करने हैं, उनके बीच में बाधा बन रही है। उदाहरण के लिए, सूखे की स्थिति के बाद ईंधन के लिए गन्ने का उपयोग अचानक आरोपित प्रतिबंध से भ्रम की स्थिति बनी है। ठीक है, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। ठीक है, मतलब अत्यधिक अगर हम गन्ना उत्सर्जित कर रहे हैं तो सूखे की स्थिति बनना नॉर्मल सी बात है। अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम मक्का पर प्रतिबंध से आयात के विकल्प गंभीर रूप से सीमित हो गए हैं, जिससे आपूर्ति की कमी और बढ़ गई है। ठीक है, अब जो ये जीएम मक्का है, ठीक है, जीएम मक्का, इसका आयात गंभीर रूप से सीमित हो गया है। क्या हो गया? गंभीर रूप से सीमित हो गया, मतलब लिमिटेड मिल रहा है ये भी है। ठीक है, ये नीतियां असंगतियां एक अनिश्चित विनियामक वातावरण का निर्माण करती हैं, जिससे इस क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश एवं सतत विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, ये नीतियां असंगतियां एक अनिश्चित विनियामक वातावरण का निर्माण कर रही हैं, जिससे इस क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश और सतत विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, अब देख लेते हैं अवसंरचना की अपर्याप्तता। भारत के महत्वाकांक्षी एथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्यों की गति के ने आवश्यक अवसंरचना के विकास की गति को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, देश में बढ़ते एथेनॉल उत्पादन एवं वितरण को संभालने के लिए पर्याप्त सम्मिश्रण सुविधाओं, भंडारण क्षमताओं और परिवहन नेटवर्क का अभाव है। ठीक है, मतलब जिस हिसाब से हम एथेनॉल को उत्पादित करना चाह रहे हैं, उतना परिवहन नेटवर्क नहीं है। ठीक है, ना तो भंडारण करने की हमारे पास क्षमताएं हैं, ठीक है, और ना ही सम्मिश्रण सुविधाएं हैं। ठीक है, और परिवहन नेटवर्क भी कम है उसके हिसाब से। अब अवसंरचना के अंतराल, अकुशलता, बढ़ी हुई लागत और संभावित आपूर्ति व्यवधाओं को जन्म दे सकता है, जिससे वर्ष 2025 और 26 तक 20% सम्मिश्रित लक्ष्य को पूरा करने की व्यवहार्यता चुनौतीपूर्ण बन सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित करे हैं उनको हम ना पा पाए। ठीक है, क्योंकि ये मतलब इसमें जो लागत बढ़ रही है, ठीक है, और जो कमियां होती जा रही हैं, उसको देखते हुए ऐसा हो सकता है कि 2025 और 26 में हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, ठीक है, वो हम ना पा पाए। आगे बात करते हैं, एथेनॉल उत्पादन को अधिक संवहनीय और आर्थिक रूप से व्यवहार बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसको और फ्रेंडली बनाने के लिए हम क्या क्या कदम उठा रहे हैं उस पर बात करते हैं। फीड स्टॉक का विविधीकरण। भारत को खाद्य फसलों पर दबाव को कम करने के लिए एथेनॉल उत्पादन हेतु वैकल्पिक फीड स्टॉक के उपयोग को तत्परता से बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, किससे? तत्परता से बढ़ावा देना चाहिए। इसमें कृषि अवशेषों से द्वितीय पीढ़ी 2G एथेनॉल उत्पादन और शैवाल से तृतीय पीढ़ी मतलब 3G एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा शामिल है। ठीक है, सरकार 2G और 3G एथेनॉल उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकती है तथा इन प्रौद्योगिकियों में निजी क्षेत्र के निवेश हेतु प्रोत्साहन प्रदान
कर सकती है। ठीक है, अधिकतम उपज और न्यूनतम प्रभाव, इस पे भी बात कर लेते हैं। तो परिशुद्ध कृषि तकनीकों को लागू करने से एथेनॉल फीड स्टॉक खेती की संवेदनता में व्यापक सुधार हो सकता है। ठीक है, इसमें जल उपयोग, उर्वरक अनुप्रयोग एवं कीट नियंत्रण को इष्टतम करने के लिए IoT सेंसर, ड्रोन और AI संचालित एनालिटिक्स का उपयोग करना शामिल है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा गन्ने की खेती में परिशुद्ध खेती ड्रोन उपयोग करने की परियोजना 25% जल तक की बचत हुई है उसमें। ठीक है, मतलब जब उन्होंने ड्रोन से उसकी रखवाली की तो लगभग 25% तक क्या हो रहा है, बचत हो रही है। ठीक है, किसकी, जल की। ऐसी पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से एथेनॉल उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव में नाटकीय रूप से कमी आ सकती है, साथ ही पैदावार में भी सुधार हो सकता है। मतलब क्या है कि पर्यावरणीय प्रभाव जो है ना, ठीक है, वो बिगड़ सकते हैं। ठीक है, और इनकी पैदावार जो है ये सुधर सकती है थोड़ी सी। जल कुशल नीतियां क्या क्या हैं? एथेनॉल उत्पादन में सख्त जल प्रबंधन नीतियों को लागू करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एथेनॉल डिस्टिलरीज जिसमें एथेनॉल डिस्टिलरीज में जल पुनर्चक्रण को अनिवार्य करना, गन्ने की खेती में ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना और एथेनॉल उत्पादन के लिए जल कुशल फसलों को प्रोत्साहित करना हो सकता है। ठीक है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुई। ठीक है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुई। मध्य प्रदेश की कपिलधारा योजना को सफलता अन्य राज्यों में भी दोहराया जा सकता है। ठीक है, अब क्या है, मध्य प्रदेश में जो कपिलधारा योजना चल रही है ना, ठीक है, इसी की तर्ज अब अन्य राज्यों में भी चल सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को बढ़ावा। ठीक है, फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को के अंगीकरण में तेजी लाकर एथेनॉल की स्थिर दीर्घकालिक मांग को पैदा किया जा सकता है। सरकार को यह अनिवार्य करने पर विचार कर सकती है। लक्ष्य वर्ष के बाद बिक्री किए जाने वाले सभी वाहन फ्लेक्स फ्यूल अनुकूल होने चाहिए। ठीक है, मतलब सरकार यह अनिवार्य करने पर विचार कर सकती है कि लक्ष्य वर्ष मतलब जो 2025 और 26 है उसके बाद जो भी वाहन बिक रहे हैं वो फ्लेक्स फ्यूल अनुकूल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, फ्लेक्स फ्यूल अनुकूल होने चाहिए। ठीक है, ब्राजील का सफल FFV कार्यक्रम जहां बिक्री की गई 80% से अधिक नई कारें फ्लेक्स फ्यूल हैं, एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, तो भारत को भी इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार भारत क्या कर सकता है इस क्षेत्र में। इस बदलाव से न केवल एथेनॉल की मांग में स्थिरता सुनिश्चितता होगी बल्कि उपभोक्ताओं को ईंधन के विकल्प में लचीलापन भी प्राप्त होगा, जिससे एथेनॉल की कीमतें क्या हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्षेत्रीय स्तर पर एथेनॉल उत्पादन। एथेनॉल उत्पादन के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण को लागू करने से संसाधनों का उपयोग इष्टतम हो सकता है और परिवहन लागत भी कम की जा सकती है। इसमें फीड स्टॉक के लिए आदर्श परिस्थिति क्षेत्र की पहचान करना, स्थानीयकृत उत्पादन एवं उपभोग को प्रोत्साहित करना शामिल है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटका में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ज्वार आधारित एथेनॉल को बढ़ावा देना, जबकि पंजाब और हरियाणा में चावल अवशेष आधारित एथेनॉल को बढ़ावा देना केंद्रित करता है। ठीक है, बात कर लेते हैं एकीकृत बायो रिफाइनरी परिसर। ठीक है, एकीकृत बायो रिफाइनरी परिसर ठीक है के विकास से एथेनॉल उत्पादन की आर्थिक एवं पर्यावरणीय व्यवहार्यता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। ठीक है, ये परिसर एथेनॉल उत्पादन को अन्य मूल्यवर्धित प्रक्रियाओं जैसे बायोगैस उत्पादन, ठीक है, और बायोप्लास्टिक्स विनिर्माण और औद्योगिक उपयोग के लिए CO2 संग्रह के साथ संयुक्त कर सकेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र में गोदावरी बायो रिफाइनरीज इस मॉडल का उदाहरण है जो विशिष्ट रसायनों, बिजली के साथ साथ एथेनॉल का उत्पादन करती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्मार्ट ब्लेंडिंग अवसंरचना।
ठीक है। उच्च स्तरीय लक्ष्यों को कुशलता पूर्वक प्राप्त करने के लिए स्मार्ट ब्लेंडिंग अवसंरचना में निवेश करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कौन सी योजना है ये योजना है स्मार्ट ब्लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें ईंधन डिपो पर स्वचालित सम्मिश्रण प्रणालियों की तैनाती और उत्पादन से लेकर खुदरा बिक्री तथा एथेनॉल की ब्लॉकचेन आधारित ट्रैकिंग को लागू करना शामिल है। ठीक है, बात कर लेते हैं फीड स्टॉक के फसल बीमा। ठीक है, एथेनॉल फीड स्टॉक के लिए विशेष फसल बीमा परियोजनाएं शुरू करने से किसानों को इन फसलों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें गन्ना, ज्वार और अन्य एथेनॉल फीड स्टॉक के लिए तैयार किए गए मौसम सूचकांक आधारित बीमा उत्पादन शामिल हो सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सफलता और उपयोग विशेष रूप से एथेनॉल फसलों के लिए उप योजना की अभिकल्पना के लिए किया जा सकता है। अब इसके बाद डिस्टिलरीज के बारे में बात कर लेते हैं कि चक्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एथेनॉल आसवनशालाओं और डिस्टिलरीज में चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण को बढ़ावा देने से उनकी संवहनीयता उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। ठीक है, उनकी संवहनीयता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। इससे डिस्टिलरीज अपशिष्ट को बायोगैस उत्पादन के लिए निर्दिष्ट करना, उत्पन्न गाढ़े मिश्रण को जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग करना तथा औद्योगिक उपयोग के लिए CO2 को संग्रहित करना शामिल है। ठीक है, डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज का जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट के लिए एक उत्कृष्ट मॉडल है जो अपने सभी अपशिष्टों को मूल्यवान उत्पादों में रूपांतरित करता है। ठीक है, मतलब क्या है, डालमिया भारत शुगर एवं इंडस्ट्रीज ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज निकलता है। ठीक है, और उत्कृष्ट मॉडल है। कैसा मॉडल है? उत्कृष्ट मॉडल है जो अपने सभी अपशिष्टों को मूल्यवान उत्पादकों में क्या करता है, रूपांतरित करता है। मतलब अपने सारे वेस्टेज को एक यूजफुल चीज बना देता है। क्या कर देता है? एक यूजफुल चीज बना देता है। ठीक है, तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। ठीक है, आज हमने बात करी कि क्या होता है एथेनॉल, एथेनॉल बनाने में क्या क्या समस्याएं हैं, उस एथेनॉल के ज़्यादा उत्पादन से हमें गन्ने का उत्पादन ज़्यादा करना पड़ेगा और जिस वजह से भारत में सूखे जैसी स्थिति या जल संकट गहरा सकता है। ठीक है, तो इन्हीं सभी मुद्दों को आज मैं आपके सामने लेकर के आया था, हमारे नई सोच और नई अप्रोच इन फोकस में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम फिर से एक बार आएंगे अपनी नई सोच, नई अप्रोच इन फोकस में। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।